Assalamualaikum, this is Iman Nadeem and I am going to explain the chapter number 6 of Financial and Managerial Accounting और इस चैप्टर का नाम है मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले अगर मर्चेंडाइजिंग ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें तो हम कोई इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं। पहले मैं बताती हूँ कि इन्वेंट्री जो है वो होती क्या है। इन्वेंट्री जो है वो ऐसी उस चीज़ को कहते हैं जो हम लोग ख़रीदते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग, कि हम इसे ख़रीदेंगे और फिर दोबारा आगे रीसेल करेंगे तो वो हमारी इन्वेंट्री होगी। ठीक है, तो अब जो है इसका साइकिल वो ऐसे वर्क करता है कि हम कोई इन्वेंट्री जो है वो परचेज़ करते हैं और उसके बाद हम उसको सेल कर देते हैं और अपने रिसीवेबल जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, या चाहे वो कैश हो या फिर अगर क्रेडिट पे हो तो वो अकाउंट रिसीवेबल बन जाता है और बाद में हम उसको कैश को रिसीव कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो मर्चेंडाइजिंग ऑपरेटिंग साइकिल है वो वर्क करता है। ये क्वाइट सिंपल है। और उसके बाद अगर हम मर्चेंडाइजिंग और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस देखें तो वो ये है कि मर्चेंडाइजिंग ये होता है कि हम लोग बना बनाया प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उसको रीसेलिंग के लिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग वो प्रोडक्ट खुद बना रहे होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम ये ऑपरेटिंग साइकिल देखें तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें बहुत ज़्यादा जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उसमें पहले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आएगी, वो किस तरह से बनेगा। और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खुद एक कम्प्लेक्स जो है वो काम है और उसके अंदर बहुत से जो हैं वो स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो मर्चेंडाइजर्स जो हैं वो तो फिनिश्ड गुड जो है वो ख़रीद लेते हैं रीसेल के लिए। मैन्युफैक्चर जो है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं, पहले रॉ मटेरियल लेते हैं फिर उसको बनाते हैं, और ये जो है वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं तब हम देखते हैं कि जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें से सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसको माइनस किया जाता है। तो ये हमारी जो हमने प्रोडक्ट जो है वो सेल किया होता है उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट लगी होती है वो होती है, और इसको हालांकि ये हमारा एक्सपेंस ही होता है लेकिन इसको कभी भी हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ माइनस नहीं किया। ये कि जिस तरह रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो नीचे हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, लेकिन इस कॉस्ट ऑफ गुड्स को उन एक्सपेंसेस के साथ कभी भी नहीं लिखा जाता, आपने देखा होगा। तो इसको हमेशा अलग से लिखा जाए, क्योंकि ये ऐसा एक्सपेंस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और एक जो पर्टिकुलर जिसकी जो है वो वर्थ है, तो इस वजह से इसको अलग से लिखा जाता है। और इसको माइनस करने से हमारे पास एक प्रॉफिट आता है जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है, जो इनकम स्टेटमेंट के अगर हम फॉर्मेट देखें तो हमें वहाँ पे नज़र आता है। तो अब अगर इसको मालूम करना हो तो कैसे किया जाएगा कि हमारे पास जो बिगनिंग इन्वेंट्री होगी यानी कि ओपनिंग बैलेंस होगा इन्वेंट्री का एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, उसमें हम लोग अपनी न्यू परचेजेस जो हैं उसको ऐड करेंगे और उसमें से जो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होगी एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो हमारी आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और फिर इसको आगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए या जहाँ पे एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है इन्वेंट्री सिस्टम्स, यानी कि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के कितने सिस्टम्स होते हैं। बेसिकली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है परपेचुअल और दूसरा होता है पीरियोडिक। परपेचुअल सिस्टम कौन सा होता है? परपेचुअल वो सिस्टम होता है जिसमें जो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है या एक्टिविटी हुई है उसको फ़ौरन से इमीडिएटली जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, रिकॉर्डेड इमीडिएटली एज दे अकर। ठीक है, और ये ईजी होता है और काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो मेथड है परपेचुअल जो है इन्वेंट्री सिस्टम। और पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है इसमें पेरियोडिकली रिकॉर्ड किया जाता है इन्वेंट्रीज़ को, यानी कि एक मंथ बाद या अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे या जो भी पैटर्न जो है एक कंपनी फॉलो कर रही है उसके मुताबिक। लेकिन इसको जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है उसको फ़ौरन से रिकॉर्ड नहीं किया जाता पेरियोडिक में। ठीक है, उसके बाद है टेकिंग अ फिज़िकल इन्वेंट्री। दोनों सिस्टम में परपेचुअल और पीरियोडिक में फिज़िकल इन्वेंट्री जो है वो ली जाती है। इसलिए होता है कि हम लोगों ने इन्वेंट्री फिज़िकली काउंट करना होता है, खुद हमारे पास कितने जो इन्वेंट्री है वो मौजूद है उसका फिज़िकली काउंट करना होता है। तो जो हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें हम लोग एक इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि उसमें हमारे जो भी परचेजेस होती हैं इन्वेंट्री की या सेल्स होती हैं या कैश की कोई पेमेंट्स हैं या कैश की कलेक्शंस हैं उसके बारे में उसको रिकॉर्ड किया जाता है उस लेजर में। तो जब हम फिज़िकल इन्वेंट्री को लेते हैं या उसको फिज़िकली काउंट करते हैं तो उसके बाद उसको हम कंपेयर करते हैं उस लेजर की अमाउंट से कि वो बराबर हैं या नहीं है, तो वो मैच कर रही हैं या नहीं कर रही।
ऐसा हो सकता है कि लेजर पे हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो 20 यूनिट्स शो हो रहे हों, लेकिन जब हम फिज़िकली उसको काउंट करें तो वो हमें 15 शो हो रहे हों। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह श्रिंकेज का जो कंसेप्ट है उसमें ये होता है कि कोई थेफ्ट हो गया है या कोई चीज़ टूट गई है या कोई इस तरह का स्पॉइलर या नुकसान वगैरह जो हो गया है वो हमारे श्रिंकेज में आ जाता है। तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारी जो फिज़िकल इन्वेंट्री का अकाउंट है वो हमारे लेजर के जो रिकॉर्ड है उसके साथ मैच ना करे। तो मेनली जो इस फिज़िकल इन्वेंट्री का जो या फिज़िकल अकाउंट का जो मकसद होता है वो ये होता है कि एक्यूरेसी, कि हम ये देख सकें हमारे वो आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई श्रिंकेज हुआ है तो उसके बारे में एटलीस्ट हमें इल्म हो जाए कि हमारे जो अकाउंट में या डिफरेंसेस आ रहे हैं लेजर में और फिज़िकल अकाउंट में वो किस वजह से आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर परचेजेस। और परचेजेस के लिए 3 तरह से अकाउंटिंग की जाती है। एक तो परचेजेस के डिस्काउंट इन्वॉल्व होता है कि अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदी है तो उसमें अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है तो कि अगर हम जल्दी पेमेंट कर देंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो अगर हमें बोलें कि आपने 30 दिन के बाद पेमेंट करनी है कि 30 दिन के क्रेडिट पे हमने कोई चीज़ ले ली है, लेकिन वो हमें कहते हैं कि हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर हम 15 दिन में पेमेंट कर देते हैं। तो और अगर हम 15 दिन में पेमेंट करके उस डिस्काउंट को अवेल कर लेते हैं तो वो हमारा परचेज डिस्काउंट ऐसा होगा जिसको हमने अवेल कर लिया। परचेज रिटर्न्स वो होते हैं कि हमने अगर कोई चीज़ खरीदी और वो डिफेक्टिव निकल आई या अनवांटेड थी तो उसको हम वापस कर रहे हैं तो वो हमारा परचेज रिटर्न होता है। इसके अलावा इसमें फ्राइट कॉस्ट आती है जिसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है। अगर हमने कोई इन्वेंट्री खरीदी उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन की कैरिंग कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व है तो वो उसको भी हमने रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद है कि परचेजेस को नेट कॉस्ट पे किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। जब परचेजेस को रिकॉर्ड किया जाता है तो कैश जो है वो क्योंकि हमने दे दिया है, एसिड है हमारा डिक्रीज़ हो गया है तो वो क्रेडिट में हो जाएगा। अकाउंट पेएबल जो अमाउंट है वो हमने पे करनी है, वो हमारा लाइबिलिटी है जो हमने पे करनी, लाइक चीज़ हमने ख़रीदी है, कैश हमने दिया है। ठीक है। और हमने अकाउंट पेएबल हमने कैश देना था। जब हम कैश दे देंगे तो कैश जो है वो हमारा किस में चला जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा। लेकिन और जो अकाउंट पेएबल है वो हमारा डेबिट में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसकी सिंपल एंट्री करेंगे जिसमें हमने चीज़ खरीदी है तो जो भी हमारी इन्वेंट्री होगी वो हमारी डेबिट में आ जाएगी और जो कैश है वो हमारा क्रेडिट में चला जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट पेएबल पर है तो फिर अकाउंट पेएबल जो है वो डेबिट में आएगा और कैश जो है वो क्रेडिट में चला जाएगा। इसके अलावा जो हमारे परचेज डिस्काउंट्स लॉस्ट, अगर हमने परचेज डिस्काउंट उन्होंने हमें बोला था कि अगर आप 15 दिन में देंगे तो आप डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया और वो डिस्काउंट हमसे लॉस्ट हो गया, तो अब वो जो डिस्काउंट लॉस हुआ है उसको भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसको हम लोग डेबिट करेंगे, यानी कि अकाउंट पेएबल के साथ। लेकिन अगर हम उस फर्ज करें उस परचेज डिस्काउंट को अवेल कर लेते हैं तो फिर वो क्रेडिट होगा। ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर सेल्स। सेल्स में भी 3 तरह से अकाउंटिंग होती है। एक तो सेल्स रेवेन्यू की जो भी हमें इनकम अपनी गुड्स वगैरह सेल करने से जनरेट हो रही है, सेल्स रिटर्न्स के अगर कोई रिफंड हो गया है हमारे गुड्स का, और सेल्स डिस्काउंट के प्राइस रिडक्शंस वगैरह अगर हम कर रहे हैं अर्ली पेमेंट्स पे तो वो हमारे सेल्स डिस्काउंट्स होंगे। इसकी जब एंट्रीज की जाती हैं तो उसमें अकाउंट रिसीवेबल, अगर सेल्स हमारे पास आई हैं उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो अकाउंट रिसीवेबल है वो एसेट्स हैं हमारे वो भी इंक्रीज़ होंगे तो वो हमारे डेबिट में हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो भी डेबिट होगी और जो इन्वेंट्री है वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद है स्पेशल जर्नल। एक जनरल जर्नल होता है और एक स्पेशल जर्नल होता है। जो जनरल जर्नल होता है उसमें हम लोग अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो स्पेशल जर्नल होता है ये स्पेसिफिक जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए होता है। जिस तरह कि वो इन्वेंट्री लेजर का मैंने जर्नल बताया, तो उसमें हम लोग स्पेशली अगर किसी सेल्स का कोई जर्नल बना रहे हैं जिसमें हम लोग सारी क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, या परचेजेस का जर्नल बना रहे हैं, या कैश रिसीट्स का जर्नल बना रहे हैं, या कैश डिसबर्समेंट्स का, तो वो हमारे स्पेशल जर्नल्स होंगे जो हम लोग स्पेसिफिकली किसी ट्रांजैक्शन के लिए बना रहे होंगे। उसके बाद अगर इस चैप्टर के की टेक अवेज देखे जाएँ तो उसमें मर्चेंडाइजिंग साइकिल है जिसमें मैंने बताया कि परचेज़ किया जाता है पहले, फिर सेल और फिर कलेक्ट, कैश जो है वो उसको कलेक्ट किया जाता है।
उसके बाद COGS की कैलकुलेशन जो है वो भी मैंने एक्सप्लेन की है कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्सप्लेन किया जाता है और किस तरह से इसको आगे इनकम स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। बिगिनिंग इन्वेंट्री को ऐड किया जाता है परचेजेस में और उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री जो है उसको माइनस कर दिया जाता है। इन्वेंट्री सिस्टम परपेचुअल और पीरियोडिक दो तरह के होते हैं। जो परपेचुअल सिस्टम है वो ज़्यादातर कंप्यूटराइज्ड और लार्जर बिजनेसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं और पीरियोडिक जो सिस्टम है वो मोस्टली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो करते हैं। और आजकल जो परपेचुअल सिस्टम है उसको लाइक ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्पेशल जर्नल्स जो होते हैं वो अकाउंटिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन रखने के लिए इस पर कुछ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए स्पेशल जर्नल्स जो है वो बनाए जाते हैं जिसमें उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये थी इस चैप्टर की लाइक जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने सारे बता दिए हैं। तो अगर इसमें से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।